अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आऊँ जो मेज़बान फ़याज़ कुरैशी। नाज़रीन, सिंध में बदअमनी जो राज अॼु बि बरक़रार आहे। कराची शहर हुजे, स्ट्रीट क्राइम या सिंध जा मुख़्तलिफ़ ज़िला जिते दाड़िलनि जो जेको राज आहे अॼु बि अवाम जी ज़िंदगी अजेरनि बणायो वेठो आहे। अॼु सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह भिट जे धणी जे रोज़े जो दौरो बि कयो। उते मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल बि कई। अमन अमान जे हवाले सां पुछियल सवाल जे जवाब में संदसि जो चवणु हुयो त जेकॾहिं दाड़िलनि जे ख़िलाफ़ु जिते ऑपरेशन जारी आहे त फ़ौज ऐं रेंजर्स खे बि तलब करे सघिजे थो। त इहा जेका मुसलसिल जेका लाॻीतो निगरान दौर खां वठी जेका सिंध में बदअमनी जेका बाहि भड़कियल आहे, ख़ुसूसन जेके क़बाइली जहिड़ा या दाड़ियल राज जेको आहे उहो सिंध जे माण्हुनि जे लाइ अज़ाब बणियल आहे। अहिड़ी तरह सां सिंध हुकूमत जी हमेशह इहा दावा रही आहे त माज़ी जे मुक़ाबले में जिते निगरान दौर में बदअमनी वधी, अमन अमान ख़राबु थियो, उनजो जेको उञाण ॿुधायो वियो त निगरान हुकूमत पारां जेके तब्दीलियूं कयूं हुयूं उन सबबु अमन अमान जो जेको निज़ाम आहे उन ते बुरा असर पिया। त उनखे बहितर करण जे हवाले सां मुमकिन आहे त इन ॾींहंनि में फ़ौज ऐं रेंजर्स जेका आहे उनखे घुराए सघिजे थो। अहिड़ी तरह स्ट्रीट क्राइम जे हवाले सां वज़ीर आला सिंध जो चवणो त कार्रवाई जारी आहे। पर हाणे बुनियादी तरह सां थींदो ईअं आहे जो लॉलीपॉप इहो ई हूंदो आहे, जॾहिं बि अमलदारनि खां पुछाणो कयो वेंदो आहे त हू पुराणी रिपोर्टूं ऐं नयूं रिपोर्टूं कंपाइल करे खणी ईंदा आहिनि ऐं ॿुधाईंदा आहिनि त हिन महीने जे मुक़ाबले में हिन महीने में अमन बहितर रहियो, हेतिरा केस गुज़िरियल महीने में वधीक थिया, हिन महीने में इन जो जेको फिगर आहे उहो किरियो आहे। सिर्फ़ु हिकिड़ो तक़ाबली जाइज़ो हूंदो आहे। अहिड़ी तरह सां दुनिया जा जेके मुख़्तलिफ़ मुल्क आहिनि उन्हनि जो रेफरेंस कोड कयो वेंदो आहे त दुनिया जे हे सुधरियल मुल्क आहिनि उते अमन अमान जी सूरत हाल हिन वक़्तु इहा आहे ऐं असां वटि जेको उन जे मुक़ाबले में अमन बहितर आहे। त इहो सिलसिलो आख़िर केसि ताईं जारी रहंदो। सिंध में लाक़ानूनीत जी बि इंतिहा आहे, ख़ुसूसन कराची में कारसाज़ ते वाक़ियो पेश आयो। उनखां पोइ जेका वाक़िए में घुरिबल जेका ख़ातून हुई, औरत हुई, उनखे जॾहिं अदालती कार्रवाई जे हवाले सां अॻियां आणण जे हवाले सां जॾहिं पेशरफ़ थी त उन में बाअसर माण्हुनि जो असरु हुजण जे हवाले सां ॻाल्हियूं साम्हूं आयूं। ख़ुसूसन जेका पुलिस जी जेका एफिलेशन आहे उन ते बि जेका इहा ॻाल्हि साम्हूं थी त पुलिस फेवर ॾेई रही आहे ऐं अदालत में अहिड़े क़िस्म जा जेके मामला आहिनि उन्हनि ते इहा कोशिशि कई वई त कंहिं क़िस्म जी जेका सूरत हाल जेका आहे उनखे ज़ाब्ते में जेको अचण जे बदिरां उन ते इहा इल्ज़ाम लॻो त बाअसर माण्हू हुजण जे नाते सां इहे केस में न सिर्फ़ु असरअंदाज़ थी रहिया आहिनि त इहे मामला केसिताईं जारी रहंदा। कराची में ट्रैफ़िक जो निज़ाम हुजे, जेको माण्हू कानून ते अमल नथा कनि उन ते कंट्रोल करण जे हवाले सां अहिड़े क़िस्म जा क़दम नथा खयां वञनि। हादसा रोज़ जी जेका हिकिड़ी मामूल बणिजंदो थो वञे। रोज़ानो अगरि जेकॾहिं फलाई इदारनि जा जेकॾहिं अंग खे कढिजनि त हादसे में जेके मरंदड़ माण्हुनि जो जेको तादादु आहे उहो तमामु घणो थो थिए। अहिड़ी तरह सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जेका पॉलिटिकल जेका सिचुएशन जेका नज़र अचे थी, इख़्तिलाफ़ुनि वारो जेको माहौल नज़र अचे थो, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो MNA मखदूम जमीलुज़्ज़मान उन पारां इहे इशारा इंडिकेशन जेके ख़ासि तौर ते अमन जे हवाले सां घुर कंदे नज़र अचनि था त फ़ौज खां बि जेका मुदाख़लत करण जे हवाले सां मुतालबो साम्हूं अचे थो। अहिड़ी तरह सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख़्तिलाफ़ हुजनि या सिंध काबीना जो मामिलो हुजे, इन्हनि सामूरनि मामलनि ते गौर वीचार ऐं ॻाल्हि ॿोल जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी तहज़ीकार ताहिर हसन खान साहब। ताहिर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ताहिर साहब, इब्तिदा करते हैं सिंध में बदअमनी, क्योंकि बदअमनी की जो सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं कि डाकुओं का राज है, स्ट्रीट क्रिमिनल्स का जो मामला है वो भी बदतरीन सूरत का हामिल नज़र आता है। तो हुकूमत हमेशा जो है वो दावा करती नज़र आ रही है कि हम ये कर देंगे, हम ये कर रहे हैं, इससे बात आगे नहीं बढ़ती। ये क्यों इस तरह की कमजोरियां नज़र आ रही हैं? देखिए, मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये सारी कमजोरियों पे हुकूमत की नज़र भी होगी और कोशिशें भी होंगी, लेकिन क्योंकि सिंध की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल डिफरेंट है और सिंध के ऊपर जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे जो ऊपर के जो वो प्रेशर है वो सिर्फ सूबे सिंध पे ही है। बाकी पाकिस्तान के किसी सूबे पे इतनी प्रेशर नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो सारा का सारा गुस्सा जो है फिर वो उसका यहीं पे आके खत्म होता है। तो इस तरह की चीजें अगर होंगी तो वो कहाँ से परफॉर्म कर पाएंगे। पुलिस उनके परव्यू में नहीं है, बाकी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो उनके अंदर में नहीं है। ये बिल्कुल अलग है। IG अपने मामला खुद तय करता है, किसी से पूछता नहीं है। तो अब उस सूरत में मुझे बताइए कि कैसे गवर्नमेंट परफॉर्म करे जब गवर्नमेंट जो है उसके अंदर में जो सिक्योरिटी इदारे नहीं आएंगे या सिक्योरिटी के इदारे जो है वो उनको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मुश्किलात तो होंगी। और ये डाकू कल्चर तो मैं समझता हूँ कि ये एक टैग बना दिया गया है सिंध का, जिसको भी गाली बकनी होती है वो कह देता है डाकू कल्चर। डाकू कल्चर कहाँ नहीं है? क्या डेरा गाजी खान, डेरा इसमाइल खान में नहीं है? या पंजाब के दूसरे जो
सराइके इलाके हैं वहाँ नहीं है, या और दूसरे सेंट्रल पंजाब में नहीं है। ये तो सारे क्रिमिनल तो सब जगह हो सकते हैं, सही। लेकिन ये खास तौर पर ये बिल्कुल सिंध को आइसोलेट करके और सिंध को टारगेट करके जो बात की जाती है, मेरा ख्याल है ये इस तरह नहीं है। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का मसला है तो एक अपना जगह सीरियस मसला है और उसको टैकल भी करना चाहिए। बट तमाम तरफ कमजोरियों के और खासियतों के बावजूद भी सिंध गवर्नमेंट को इस पर बात करनी चाहिए। एक तवील अरसे से हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, और अच्छा नहीं लगता कि इतनी तवील अरसे से जो हुकूमत है वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही है, हैंडल नहीं कर पा रही है। क्योंकि एक बात तो बार बार ये इस्लामाबाद से और लाहौर से आती है कि पीपल्स पार्टी का और गुड गवर्नेंस का कोई ताल्लुक नहीं। तो अब ये इस तरह की जो बातें आती हैं तो ये बहुत अफसोसनाक होती हैं और इसमें चीज़ों को ठीक करना चाहिए। और जहाँ तक हम कराची में रहते हैं, कैपिटल है सिंध का, हम देखते हैं सिंध गवर्नमेंट का सीएम जो है वो काफ़ी एफर्ट कर रहा होता है। सुबह से रात तक जो है वो सारे मामला हम देख रहे होते हैं, मीटिंगें हो रही होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इदारे मीटिंगों में आते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो क्या करते हैं ये किसी को नहीं पता। अच्छा ताहिर मुझे नहीं साहब, लगता कि वो सरकार के जो फैसले हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ताहिर साहब, पहले ये कहा जाता था कि सिंध में जो है एक वज़ीर दाखिला नहीं है, होम मिनिस्टर नहीं होने की वजह से जो है वो अमन पर जो है फोकस नहीं होता और अमन फोकस न होने की वजह से जो है वो तरजीही तौर पर उस पर अमल होता हुआ भी नज़र नहीं आता। तो ज़ाहिर है अब जो नई हुकूमत है मौजूदा जो शुरुआत हुई है तो उसमें वज़ीर दाखिला भी मौजूद हैं और वो ख़ुद तो बड़े प्रोटोकॉल में भी चलते हुए नज़र भी आते हैं। ज़ाहिर तनकीद तो नहीं करनी चाहिए, मगर फिर भी ये देखा जा सकता है कि उनका एक बड़ा प्रोटोकॉल होता है। ज़ाहिर है वो दहशतगर्दों और डाकुओं के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हुए अगर वो नज़र आएंगे तो उनको खौफ भी होगा, मगर उनकी अपनी सिक्योरिटी जितनी होती है, अगर शहरियों को सिक्योरिटी दी जाए, कराची शहर में अगर देखा जाए तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स का बड़ा एक इशू होता है, लाकानूनियत का एक मामला है वो बड़ा है। पुलिस अगर किसी गरीब को पकड़ती है तो उसके लिए उसके ख़िलाफ़ जो है वो बड़ी ही मुतहरिक उसका किरदार नज़र आता है। मगर नताशा केस जो कारसाज वाक़या जो हुआ है, 2 शहरियों को पापड़ बेचने वाला शहरी था, गरीब था, उसे रोड हादसे में मार दिया गया, मगर वो नताशा उस पर भी ये इल्ज़ामात आ रहे हैं कि उनको पुलिस फेवर दे रही है। तो एक तरफ जो है वो अमन का मसला है, दूसरी तरफ लाकानूनियत भी है। अब होम मिनिस्टर भी मौजूद हैं और अगर ये कहा जाए कि निगरान दौर में जो हालात ख़राब थे अब बेहतर हो गए। फिर वज़ीर आला साहब से आज जब सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा था कि ऑपरेशन के लिए फ़ौज और रेंजर्स भी तलब की जा सकती है। तो रुकावटें क्या हैं, क्यों उनको डाकुओं को, क्रिमिनल्स को ख़त्म नहीं किया जाता बावजूद उनके कि उनके पास इख्तियारात भी हैं, अब होम मिनिस्टर भी है? देखिए, आपको याद होगा ब्रिगेडियर हारिस थे होम मिनिस्टर केयर टेकर गवर्नमेंट, और वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जो है बहुत बड़े बड़े ऐलान करते थे जिन पे अमल नहीं होता था। तो उनसे भी जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि पुलिस मेरे अंडर में नहीं है, मैं कैसे इम्प्लीमेंट कराऊँ। अच्छा, सूरत हाल आज भी वही है। पुलिस जो है वो होम मिनिस्टर के अंडर में नहीं है, पुलिस आईजी के अंडर में है, आईजी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर में है। सूबे में वो सिर्फ रिपोर्ट कर रहा है और काम अपनी मर्जी से कर रहा है। जो स्ट्रीट क्राइम का मामला है वो तो इलाके का या थाने का या एसएचओ का मामला है। उसमें तो मैं नहीं समझता कि होम मिनिस्टर हर थाने में जाके बैठेगा या थाने से मुलजिम पकड़ने के लिए कोई ऑपरेशन करेगा। ये सीधा सीधा पुलिस का और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मामला सिक्योरिटी के इदारों का है। और सिक्योरिटी के इदारों को आपके भी इल्म है कि अरबों रुपए सिंध गवर्नमेंट से लिए जा रहे हैं सिक्योरिटी के नाम पे। और सिक्योरिटी जो भी है वो आप बता रहे हैं खुद भी, कराची जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जो है वो जन्नत बना हुआ है और लोग यहाँ मारे भी जा रहे हैं। और यहाँ तक के हो रहा है कि डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट है उनके ऊपर भी जो है मुश्किलात आ रही हैं, और वो जो भी जिन लोगों को भी ये काम किया जाता है वो मुश्किलात में है। और वो कहते हैं कि हमसे बच्चे मांगे जाते हैं, हमसे जो है वो दूसरे चीज़ों पर पैसे मांगे जाते हैं, तो डेवलपमेंट भी खराब हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर के जो इदारे हैं जब तक सूबाई गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होंगे, चीफ मिनिस्टर के अंडर में नहीं होंगे, उस वक्त तक मामला इसी तरह खराब ही रहेंगे। और आइंदा भी मैं नहीं समझता कि कोई बेहतरी की गुंजाइश होगी अगर लॉ एंड ऑर्डर के इदारे जो है वो सीएम के अंडर में ना हो। अच्छा ताहिर साहब, ये बड़ी अहम आपने जो बात कही कि आईजी साहब ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म के ताबे हैं, मगर इस वक्त कोalition हुकूमत भी है, सदर पाकिस्तान भी मुतहरिक हैं, उन्होंने 2 मरतबा इजलास भी किया, सक्कर में भी किया,
कराची में भी किया। उन्होंने पुरजोर तौर पर जो है वो दबाव डाला सिंध हुकूमत पर। वफाकी जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, वो भी इजलास में शरीक थे। तो ये मामला वहाँ ऊपर सतह तक भी बड़े ज़ोर शोर से जारी हुआ कि सिंध में डिक्वेट जो कल्चर है उसको ख़त्म करना है, कराची का स्ट्रीट क्रिमिनल क्राइम जो है वो ख़त्म करना है। मगर बात वहीं तक आ जाती है, रुकावट कहाँ खड़ी हो जाती है? क्या इत्तेहादी जो हुकूमत है वो नहीं चाहती कि सिंध में अमन हो? इत्तेहादी हुकूमत खुद इस हवाले से कंसर्न नहीं है कि ये मामला जो है वो एक बड़ा बुरा दाग है इनकी हुक्मरानी पर? देखिए, एक तो सीधी सीधी बात यह है कि जो सिंध गवर्नमेंट है उसको अब असम्बली में, कौमी असम्बली में अगर जरूरत है तो वहाँ, और अगर सूबाई असम्बली में जरूरत है तो वहाँ पे जाके इन चीज़ों को ठीक करने की जरूरत है। पुलिस या लॉ एंड ऑर्डर के इदारे जो हैं वो सीएम के अंडर में हो, कैबिनेट के अंडर में। अब होम मिनिस्टर का ताल्लुक से इतना रह गया है कि वो पुलिस वालों की एसीआर को जो है वो अप्रूव करके और उनका प्रमोशन के लिए आगे भेज, बस इससे ज्यादा उनका रोल नहीं है। या ज्यादा से ज्यादा उनका रोल ये बनता है कि वो असलाहे के लाइसेंस बना दें। तो होम डिपार्टमेंट बस एक कारखाना बन के रह गया है। वहाँ पे आप अगर जाएं और देखें तो वहाँ अफसरान भी पूरे नहीं, इसलिए कि वहाँ कोई अफसर आने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई इख्तियारात ही नहीं है, वहाँ कोई मामला ही नहीं है। तो वो अच्छे अफसर वहाँ आते भी नहीं है, वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पसंद करते। तो ये चीजें ठीक करने के लिए तो अब गवर्नमेंट को अगर जरूरत है तो जाए, लेजिस्लेशन करे, चीजों को अपने अंडर में ले, और अदालतों में मामला है तो अदालतों को भी जाके बताए कि ये ठीक नहीं हो रहा, आपके जो जो भी सिस्टम बनाए हुए हैं उसकी वजह से खराबियां बढ़ रही हैं। तो अब उसको ठीक करने की जिम्मेदारी तो भारत गवर्नमेंट की है और उनको करना चाहिए। अच्छा ताहिर साहब, गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में भी इस हवाले से मामलात आगे बढ़े थे, तो रेंजर्स के जानिब से एक नुक्ता उठाया गया था कि उन्हें थाने के इख्तियारात दिए जाएं। जो इख्तियारात जो हैं वो पुलिस के पास हैं, उनके पास इख्तियारात नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। तो क्या समझते हैं कि रेंजर्स को इख्तियार मिलेंगे थाने के, जब ही जाके अमन होगा? हालांकि उनके लिए भी अखराजात होते हैं, पता नहीं कितनी विंग्स काम कर रही हैं, तो वो क्या सिर्फ गश्त के लिए ही उनके जो है वो उनका प्रोटोकॉल बना हुआ है? मेरा ख्याल ये है कि रेंजर्स को इख्तियारात तो हैं, और आज 6 महीने के बाद जो है वो एक्सटेंशन की जाती है उनके, और वो यही है कि जहाँ वो समझते हैं छापे मारना वो छापे भी मारते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि थाने उनके हवाले कर दिए जाए और पुलिस के अंडर में दे दी जाए। ये एक बिल्कुल एक, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा काम होगा अगर इस तरह की किसी ख्वाहिश से अमल किया गया तो सब तबाह हो जाएगा। इसलिए कि रेंजर्स का एक अपना सिस्टम है, अपना एक है, उसमें अफसरान जो है वो फौज से आते हैं और उनका जो मामला है वो कहीं और से हैंडल होते हैं। तो अगर रेंजर्स को थाने देख ले जाएंगे या ये सारे काम देते जाएंगे तो क्या पुलिस को निकाल दें या बंद कर दें? ये नहीं हो सकता। अब अगर मैं समझता हूँ कि काम करने का अगर बिल हो तो अभी भी जितने पावर है उसमें तो काम हो सकता है। आप कम से कम टेररिज्म रोकने, आप कम से कम असलहे की जो स्मगलिंग है या ट्रांसपोर्टेशन है वो तो रोक सकते हैं। या आप कम से कम सड़कों पर जो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई है, आप उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, उसकी मदद तो कर सकते हैं। आपको पूरे शहर में जो है वो मूव करने की इजाजत है। आपके जगह जगह स्टेशन पे और तमाम के तमाम जो है वो रेंजर्स के हेडक्वार्टर है, फोर्सेज है। और मैं समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारे उनके एक्सपेंडिचर है, ये सारे मामला से पूरे कर रही है। तो उनको समझता हूँ कि उन्हें दूसरी अपनी जिम्मेदारी अपनी बढ़ानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो बेहतर इंतजाम करते हैं ताकि सूबे में जो मामला खराब है। क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये खराब होता है कि कराची में इकोनॉमी खराब होती है। कराची की इकोनॉमी खराब होती है तो टैक्स कलेक्शन कम होता है, और टैक्स कलेक्शन कम हो तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। अगर किसी की समझ में ये बात नहीं आ रही है तो फिर हम अफसोस ही कर सकते हैं। अच्छा ताहिर साहब, ये तो ठीक है, चलें एक अमन अमान की मजमूई सूरत हाल है, मगर हम ओवरव्यू अगर जायज़ा लें, जिस तरह मैंने नताशा केस का जिक्र किया, कारसाज का जो वाक़या था जिसमें बाप बेटी की जो हलाकत का मामला था, उसमें भी पुलिस का किरदार जो उस पर उंगलियाँ उठ रही हैं। इसी तरह फिर जिस तरह मैंने ट्रैफिक का जिक्र किया, ज़्यादातर जो लाकानूनियत में मुलव्वस जो तबका नज़र आता है वो पुलिस का होता है, जो ट्रैफिक की पासदारी भी नहीं करते, और रोड पर उल्टी ट्रैफिक की रवानी जो चलती है खिलाफ कानून, उसमें भी ज़्यादातर हम सहाफ़ी भी इस तरह करते हैं, देखा जा सकता है। और फिर पुलिस ज़्यादातर
पहल वो करती है, वर्दी को जब दो लोग देखते हैं तो फिर वो जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं वो भी कहते हैं कि जब वही अमल नहीं करते तो हमें क्यों रोका जाता है। तो एक लाकानूनियत का जो एक उनसर है वो भी बड़ा उठता जा रहा है कराची शहर के हवाले से। लाकानूनियत का या डिसओबीडियंस करने का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि इदारे काम नहीं कर रहे और वो अपनी रिट सिर्फ अपने ज़ाती फायदे तक के इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मुल्क के शहर के शहरियों के मफाद में कहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो आपने तो देखा होगा जो एक्सीडेंट है बहुत अफसोसनाक है, बहुत तकलीफ है, बाप बेटी का जो है सानिया सारे शहर को बल्कि सारे मुल्क में लोग अफसोस कर रहे हैं। और ये भी जाहिर है कि ये उसी लाकानूनियत या उसी जो है मैं समझता हूँ कि बदइंतजामी का नतीजा है कि एक खातून को ये हिम्मत हो गई कि वो बगैर लाइसेंस के गाड़ी लेके सड़क पे आ जाए, और वो जबकि वो दवाओं के इन्फ्लुएंस में है और उसकी सूरत हाल भी खराब है। तो ये सारी चीज़ें तो बदइंतजामी का बदतरीन नमूना है, और इसके जिम्मेदार जो है वो भले वो उस लड़की की जिम्मेदारी है एक्सीडेंट, लेकिन ये उन इदारों की भी तो जिम्मेदारी बनती है जो इन चीज़ों को चेक ही नहीं कर रहे हैं। आप खुद देखते हैं, शहर में रहते हैं कि तमाम ट्रैफिक पुलिस के जो ओहदेदारान हैं वो बिल्कुल गैंगा होकर किसी चौराहे पे जमा हो जाते हैं और फिर वहाँ खड़े होकर जो वो करते हैं सुलूक, बाकी शहर छोड़ दिया जाता है। आपको शाम को जैसी सूरज गरूब होता है आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नजर नहीं आता। ये कौन सा तरीका, ये कौन सा निज़ाम है, ये कौन इसको देख रहा है? अब यहाँ तक तो बात होती है, फिर अंदर के लोग भी कहते हैं कि भाई पर डे जो है 10 करोड़ रुपए ट्रैफिक पुलिस कमा रही है आउट ऑफ सोर्स, तो उसको क्या जरूरत पड़ी है काम करे। तो अब ये सारी चीजें देखने की है, लेकिन बात सारी वही है कि जब तक ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के या कैबिनेट के अंडर में नहीं आएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, ये इदारे जिम्मेदार है, और इदारे जो है वो बराह रास्त जो है वो जवाब दे प्राइम मिनिस्टर को, तो उनको वहाँ जाके ठीक करना चाहिए। सही। अच्छा ताज साहब लाइन पे रहिएगा, एक वक्त ब्रेक का हुआ, ब्रेक से वापस लौटते हैं। ये बड़ी अहम बात उठी है कि एक सिस्टम है जो करोड़ों रुपए जो वसूली भी करता है, तो ये भी एक होशरुबा इंकिशाफ भी है और ये अमल ख़तरनाक भी है, ताकि हुकूमत की जो रेट है उसमें ये एक बड़ा मुदाखलत का सबब भी है। मोटी ताचूँ बैठूँ ताकरी नंडी साई। स्पेशल टॉक में बेहर बरीकार ताहिर हसन खान अगर मौजूद हैं। ताहिर साहब, बड़ी अहम ये नुक्ता है कि आज भी जो माजी में जो किसी ज़माने में जो इस वक्त के हुक्मरान हैं वो ये कहते नज़र आते थे कि मार्शल लॉ ने तमाम निज़ाम को जो है वो तहस नहस करके रख दिया है, तबाह कर दिया है, क्योंकि जो मुंतखब हुकूमतें होती हैं वो आवाम की फ़लाह के लिए काम करती हैं और दुरुस्त जो है वो काम करते हैं। मगर जिस तरह ये जो आउट ऑफ सोर्स जो सरकार के जो वसाइल हैं इस्तेमाल होते हैं, फिर भत्ता कलेक्शन होती है, तो इसमें इस वक्त भी जो है वो मुंतखब हुकूमत होने के बावजूद भी शहर में इस तरह का भत्ता सिस्टम कायम है जो पुलिस कलेक्शन करती है। जिस तरह हम शहर में देखते हैं, अगर कोई शहरी शहर में घूमे, कहीं मार्केट में जाए, कहीं सब्ज़ी ले, तो मोटरसाइकिल खड़ी करे या कार खड़ी करे तो उसे पार्किंग फ़ीस देनी पड़ती है। पूरे दिन में 400-500 रुपये तो वो इस तरह की टैक्स अदा करता है। फिर दूसरी जानब ये पुलिस का जो कलेक्शन का निज़ाम है, तो फिर ये हुक्मरानी के ऊपर तो सवाल उठ जाता है कि क्या रेट कायम नहीं है हुकूमत की? वही मैं कर रहा था कि जो इदारे हैं आपके सिक्योरिटी के इदारे, पुलिस है या रेंजर्स है या और भी जो इदारे हैं, वो उनसे कोई कोऑर्डिनेशन, तो उससे जो है इस तरह के कोई मामला है ही नहीं। एक अलग जुरिस्डिक्शन कायम की है इदारों ने अपनी, और खुद फैसले कर रहे हैं और खुद ही सारे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो कैबिनेट के फैसले होते हैं या जो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग में सीएम जो फैसले करता है उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए। तो आप जिम्मेदार तो इदारे बनते हैं, लेकिन चूँकि सियासी गवर्नमेंट के ऊपर सारा का सारा जोर है या उसकी वही आसानी से उसका गला दबाया जा सकता है, वरना तो इसके डीजी रेंजर्स को भी इसका जो है पता है सारी चीज़ों का। वो खुद भी चाहे तो इसको मामला को ठीक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। आईजी को भी पता है। और सूरत हाल तो मतलब सारी यही है कि पूरा का पूरा सिस्टम ट्रांसफर पोस्टिंग पे लगा हुआ है, थानों के एसएचओ की पोस्टिंग और ट्रांसफर पे लगा हुआ है मामला।
तो उसमें कैसे चीजें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक हो पाएंगी? पुलिस का जो निज़ाम है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, सही। या पुलिस के जो रवैये हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। आप कुछ भी कर लें, वो उनका अपना एक तरीकेकार है काम करने का, वो उससे हट के काम करना नहीं चाहते। यहाँ तक कोई ह्यूमन राइट का इनकी ट्रेनिंग नहीं होती, कोई इनकी कोई इंसानियत के हवाले से कोई इनकी ट्रेनिंग नहीं होती। जो जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं शहरियों के साथ, वो आपको पता है। ये किसी मौजूद माशरे में इस तरीके से बिहेव नहीं किया जाता, लेकिन हम इन चीज़ों को छोड़ के हम दूसरे मामला पे चले जाते हैं और सारा का सारा जो है गुस्सा हम फिर गवर्नमेंट को उतारते हैं। अच्छा, जाहिर है कि उनको वोट दे के लाते हैं तो उनको उन पर गुस्सा होता है, लेकिन अब उस गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो जाए पब्लिक को बताए कि हमारे पास नहीं है ये सब, ये हम नहीं करते, ये हम नहीं कर सकते, हम बेबस हैं। वो ये भी बताने को तैयार नहीं है। असेंबली में खड़े होकर कह सकते हैं, आप अपनी पोजीशन बता सकते हैं, और अगर किसी अमेंडमेंट की जरूरत है कानून में तो उसको अमेंडमेंट करें और चीज़ों को वापस लाएं। ये जरूरी नहीं है कि आपने आधा टीचर आधा बटेन किया हुआ है, डिप्टी कमिश्नर बहाल कर दिया, लेकिन उसके जुडिशल काम करने का सिस्टम ही नहीं है, वो अदालती। अपने मामला को ठीक कर ही नहीं सकता। एक एसपी जो है वो पहले डीसी के अंदर में होता था, अब एसपी जो है वो डीसी के ऊपर आ गया है, तो कहाँ से काम होगा, कैसे काम होगा? सही। अच्छा, अपने ताहिर साहब, जहाँ हम सिस्टम की बात करते हैं, वहाँ अमन के हवाले से जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और रुकने कौमी असम्बली भी हैं, मखदूम जमीलुज़्ज़मान साहब। वो भी आजकल अमन के हवाले से बड़ी जो है वो आवाज़ें उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमन नापैद हो गया है। उन्होंने इतनी हद तक कह दिया कि आर्मी चीफ़ को भी मुदाखलत करने के हवाले से दावत दी है। यानी एक पार्टी में बैठा हुआ एक ज़िम्मेदार शख्स, उसका मनसब भी है, फिर रुकने कौमी असम्बली भी हैं पार्टी के, और इस तरह के फिर वो मुतालबे कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि जमहूरी हुकूमत में जमहूरी जो नुमाइंदे हैं वो अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं या वो किसी और पटड़ी पर चल रहे हैं? नहीं, मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ मखदूम जमील साहब का कि उन्हें देर आए दुरुस्त आए, ये सारी बातें उनके इल्म में आ गई और वो अपने जो है घरों से बाहर निकल के देख रहे हैं। बड़ी खराब सूरत हाल है। ये तो उन्हें उस वक्त देखना चाहिए था जब ये 6 अरब रुपए लेके भाग गए और उन्होंने कराची हैदराबाद से 70 का मोटरवे बनाने के बजाय वो अरबों रुपए लेके चले गए। तो वो उस वक्त तो इन्होंने नहीं देखा इन सारी चीज़ों को। वो सबसे बड़ा मुश्किल सूरत हाल है, सबसे बड़ी करप्शन है। और लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह है, एक मसला है, लेकिन ये कि इस वक्त ये खुद भी असेंबली में, कौमी असेंबली में वहाँ खड़े होकर आवाज़ उठा सकते हैं। कौमी असेंबली में खड़े होकर कहीं ना कि आर्मी छिपा के टेक ओवर करे ताकि इसको पता चले कि वहाँ पे क्या होगा। और ये सूबाई असेंबली में इनकी जो है नीचे दूसरे वो खड़े होकर डिमांड करें। सड़क पे खड़े होकर बात करने से और साथियों के सामने बात करने से कोई माहौल ठीक नहीं होता ना, मामला ठीक होते हैं। सीनियर लोग हैं। बल्कि मैं आपको एक अर्ज करूँ कि एक ज़माने में मखदूम अमीन फहीम साहब, इनके जो गालिब थे, उन पर बड़ा प्रेशर था पीपल्स पार्टी छोड़ दें और हम आपको वज़ीर आज़म बना देते। तो उन्होंने मुशर्रफ साहब को ये कहा कि मेरे वालिद ने भुट्टो से वादा किया था कि मैं और मेरा खानदान पीपल्स पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे, तो मैं पार्टी नहीं छोड़ सकता भले आप मुझे कोई भी ओहदा ना दें। तो अब वो बात उनका जो इतना कमिटमेंट था का आदि था, इतना अपने फादर की जो कमिटमेंट को इतना ऑनर दिया उसने, तो ये अपने फादर की कमिटमेंट को ऑनर नहीं देना चाहते थे। उसकी मर्जी है, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन ये डिसिप्लिन में एक रह के उनको बात करनी चाहिए। या तो पहले जो पार्टी का टिकट वापस करें, कौमी असेंबली में रिजाइन दें, फिर आगे बात करें जो भी करनी है। अच्छा, ताहिर साहब, इससे इस बात से अगर देखा जाए, आज वज़ीर आला साहब से भी इस हवाले से सवाल हुआ था, तो उन्होंने मखदूम साहब को काबिल एहतराम करार देते हुए उनके मौक़िफ़ से जो है वो कहा कि वो मुत्तफ़िक़ नहीं है। तो जहाँ मखदूम साहब खेल रहे हैं, उससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि मखदूम मोहम्मद ज़मान तालिबुल मौला और मखदूम मोहम्मद अमीन फ़हीम, उनका जो स्टांस था पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो अब जो जमीलुज़्ज़मान साहब हैं वो अपने वालिदैन का जो मौक़िफ़ था उससे हटते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना। देखिए, अगर आप अपने फोर फादर और फादर की कमिटमेंट को ऑनर नहीं कर रहे हैं, तो ये तो आपके हवाले से क्वेश्चन खड़ा होता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप एक पार्टी की गवर्नमेंट से समझते हैं कि वो सही परफॉर्म नहीं कर रही या सही तरीके से काम नहीं कर रही, तो आपका फर्ज बनता है कि पहले आप उस पार्टी की एमपी एमएलए से रिजाइन दें और फिर आप बात करें। या फिर आप यही बातें जो आप सड़क पे खड़े होकर कर रहे हैं या कौमी असेंबली में खड़े होकर गए,
कहें कि आदमी चाहता हूँ आदमी सिर्फ आके टेक ओवर करे, तो फिर आपको जवाब मिलेगा। ये बहुत बहुत ही मैं समझता हूँ कि ये जो मखदूम खानदान है उसका बड़ा एक करेक्टर रहा है, बड़ा उसकी एक ऑनर रहा है, रेस्पेक्ट रही है सिंध में भी, पूरे पाकिस्तान में भी। और मखदूम अमीन साहब को 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफर की, और प्राइम मिनिस्टरशिप बहुत बड़ी चीज़ होती है, इनको तो शायद मेरा ख्याल है अभी कोई ऑफर भी नहीं होगी। वो शख्स जब इतना अपने कमिटमेंट को ऑनर कर सकता है तो फिर मेरा ख्याल है इनको मखदूम जमीर साहब को भी कर लेना चाहिए। ऐसा कोई मसला है नहीं कि अगर कोई और कोई मुश्किल सूरत हाल है तो आप पीएम से बात कर सकते हैं। और पीएम कह रहा है कि हम वो नहीं है, मुत्तफिक नहीं है, तो कोई यकीनन कोई बात होगी तो कह रहा है। सही। अच्छा ताहिर साहब, यहाँ ज़ाहिर हम अपने सहाफ़ती हलकों में बैठते हैं तो सियासी मौज़ूआत जो हमारे ज़ेर बहस आते रहते हैं, मखदूम साहब का जो मुसलसल कुछ रोज़ से जो सियासी अंदाज नज़र आ रहा है उस पर भी बातचीत होती है। तो कुछ लोगों का इस हवाले से ये ओपिनियन नज़र आ रहा है कि वो ये समझ रहे हैं कि मखदूम साहब जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत से नाराज़ हैं। अब वो क़यादत में भी इस तरह की इख्तलाफात की बातें सामने आती हैं। कभी ये कहा जाता है कि बिलावल साहब अपने वालिद से नाराज़ हैं, कभी ये कहा जाता है कि आसिफ साहब जो हैं वो अपने बेटे से नाराज़ हैं। तो वहाँ जो ऊपर की जो ग्रुप बंदी की जो बातें ज़ेर गौर आती हैं, नीचे भी इसी तरह की वो कोई पार्टीशन नज़र आती है आपको, या समझते हैं कि मखदूम साहब जो है वो पीपल्स पार्टी पूरी से नाला हैं, दोनों जो क़यादतें हैं पार्लियामेंटेरियन और पीपल्स पार्टी दोनों से नाराज़ हैं? माजी में देखा जाए तो 15-16 साल से पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो मखदूम साहब रेवेन्यू की वजारत संभालते रहे, उनके बेटे भी संभालते रहे। अब भी उनके पास तकरीबन वजारत है मगर रेवेन्यू नहीं है, रिलीफ ज़रूर है। तो क्या ये वजह है नाराज़गी की? कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर उन्हें ये मनसब मिल जाए तो वो मनसब की खातिर जो है वो इख्तलाफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग पहले अमन की बातें करते थे, जिस तरह मखदूम साहब आज बातें कर रहे हैं, अमन भी बेहतर हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं ये लगता, और जाहिर है कि मेरी कोई मखदूम साहब से कोई बात नहीं हुई है कि इनसे मैं रीज़न जान सकूं कि किस रीज़न की वजह से वो ये नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। और वो जो आपने बात की पार्टी के अंदर डिफरेंसेस की, तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ बाहर तो नहीं आई है पब्लिक में या मीडिया में कि जिसकी वजह से लगे कि कोई डिफरेंसेस हैं। और तो पार्टी बिल्कुल है कि अभी बिल्कुल अपने अंदाज से काम कर रही है, जो उनका तरीक़ेकार है आसिफ अली जरदारी की क़यादत में और बिलावल की क़यादत में। तो अगर खिलाफात हैं तो यकीनन बाहर आएंगे और किसी वक्त भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फिलहाल लगता नहीं है। इसलिए कि सिंध में पूरी अपोजिशन जो है वो कोशिश कर रही है, बाकी तो कर चुकी, वो पीएस पार्टी में शामिल हो गई, जो बाकी बच्ची वो भी कोशिश कर रही है कि हमें पीपल्स पार्टी में शामिल कर दिया जाए, और उसके लिए पीपल्स पार्टी मजीद डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रही है ताकि मजीद सीटें क्रिएट हों और जो नए आने वाले हैं, जो आ रहे हैं, उनके लिए जगह तलाश की जाए। अब उस सूरत हाल में कोई अपोजिशन की पार्टी हमें तो ऐसी नजर नहीं आती कि जो पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होकर इलेक्शन लड़े। इख्तलाफात अगर होंगे, और इख्तलाफात मैं समझता हूँ जब हुक्मरानी में होते हैं तो उस वक्त इख्तलाफात बाहर नहीं आते हैं। सही। उस वक्त लोग जो है वो बिल्कुल आराम से बैठे रहते हैं। अपोजिशन में पार्टी होती है तो फिर इख्तलाफात आते हैं और फिर लोग ढूंढते हैं बहाने पार्टी छोड़ने के या जाने के। अभी फिलहाल मुझे ऐसा कोई लग नहीं रहा कि बड़े इख्तलाफात हैं या कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है पार्टी के ख्याल। अच्छा ताहिर साहब, ये तो आपने एक बड़ा इंकिशाफ किया कि पीपल्स पार्टी नए अजला बनाने जा रही है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के पास इतने लोग अब आ गए हैं कि वाकई भी उनको अकोमोडेट करने के लिए जगह नहीं बच रही, और वो कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं जो पुराने बैठे हैं। वो सोचते हैं कि माजी में माशाल्लाह के साथी लोग जो हैं वो अब आगे आ गए हैं और हमें मौका नहीं मिलता। मखदूम साहब का भी हो सकता है इस तरह से कोई नाराज़गी का सवाल हो। मगर गुज़िश्ता दिनों शर्जील साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें भी ये सवाल किया कि सिंध काबीना में तब्दीली की बातें हो रही हैं, इंडक्शन हो रही है न्यूज़ की कि सिंध काबीना में मुख्तलिफ वज़रा जो हैं उनको शामिल करने की बातें सामने आती हैं, कुछ से महकमे लिए जाने की बातें हो रही हैं। इतनी हद तक कि चीफ मिनिस्टर की तब्दीली के हवाले से भी एक बड़ी ब्रेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ। फिर इससे पहले अगर थोड़ा कुछ दिन और आगे जाएं तो एक हफ़्ता पहले बशीर मेमन को सिंध का गवर्नर भी मुकर्रर कर दिया था, जो आज तक जो जिन दोस्तों ने ब्रेकिंग की थी वो नहीं हो सकी। तो ये बातें भी सारी अफवाहों की हद तक हैं, या
ये भी समझ रहे हैं कि इस वजारत आला काबीना में तब्दीलियाँ और फिर जो अजला की जो आपने बात की, इंकिशाफ किया, कितने समझते हैं कि मज़ीद जो है अजला बनाने पर गौर हो रहा है? तो ये तो जाहिर है कि डिस्कशन चल रहा है, प्लानिंग हो रही है नए अजला बनाने की, और सिर्फ एरियाज जो है वो डिफाइन हो रहे हैं कि कहाँ कहाँ जरूरत है बनाना चाहिए। और उसमें एक है जाहिर है कि लाड़काना और कंबर के राजकोट के एरियाज हैं, वहाँ पे बनाने हैं, और इधर घोट की साइड से बनाने हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट तो बनेंगे और इसकी गुंजाइश भी मौजूद है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी आबादियाँ, बहुत बड़े बड़े इलाके, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल को मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि काबीना का एक्सटेंशन किसी वक्त भी कर सकते हैं, जब दिल चाहे, उनका अपना फैसला है। सियासी पार्टी है तो जब जरूरत पड़ेगी करेगी, कर सकती है। और वजारतों में तब्दीली का मामला जो है वो भी बिलावल साहब ने उसको लिंक किया हुआ है कि परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, और अब वो खुद भी वहाँ मिनिस्टरों से जो है परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं, और उसकी जो भी उनको करना होता है, समझाना होता है या डांटना होता है, वो करते हैं। तो उनका एक मैकेनिज्म चल रहा है, और अगर किसी की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी तो यकीनन वो तब्दील करेंगे। और उसके लिए ये मेरा ख्याल टाइम नहीं है, इसलिए कि इस वक्त सैलाब और बारिशों का मामला है, तो अभी वो नहीं चाहेंगे कि कोई डिस्टर्बेंस हो। हाँ, अगर हुआ तो ये साल के आखिर में जाकर कोई तब्दीली वक्त हो सकती है, जब सूरत हाल बेहतर हो जाए और मामला जो है वो सियासी तब्दीली की तरफ बेहतर तरीके से जा सकते हैं। अच्छा नजर बनाए। अच्छा ताहिर साहब, वक्त कम रह गया, मैं आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि एक तो मखदूम साहब ने फ़ौज से जो है वो मुदाखलत का मुतालबा किया है, दूसरा आज बिलावल साहब की वज़ीर आज़म से मुलाकात थी, तो उसमें क्या समझते हैं, क्या नताइज निकलेंगे? तीसरा ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की जो मनसब था सरबराही का, वो भी अभी तक खाली है, तो किसको समझते हैं कि वो सरबरा मुकर्रर करेंगे? मैडम फरियाल साहबा का नाम भी सामने आ रहा था, बीबी आसफा का नाम भी सामने आ रहा था, और फिर इस तरह सिंध में भी सदारत की तब्दीली की जो है वो बातें हो रही थी। देखिए, उनके पास तो काफी लोग हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। और चूंकि जरदारी साहब अब प्रेसिडेंट की पोजीशन पे हैं, तो वो पार्टी की सदारत जो है वो होल्ड नहीं कर सकते, कि दूसरा रखना होता है। नहीं भी होगा तो वो वाइस चेयरमैन से काम चलाएंगे, उसमें उनके पास गुंजाइश मौजूद है उनके आइन में और उनके रूल्स में। तो कुछ जरूरी भी नहीं है कि तो नया चेयरमैन लाए, तो वाइस चेयरमैन से ही काम चला सकते हैं। सही। वाइस चेयरमैन पे जाहिर है कि मखदूम अपना प्राइम मिनिस्टर साहब साबिक बैठे हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब वाइस चेयरमैन है, यूसुफ रजा गिलानी साहब। तो कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। और फौज का जो सवाल कर रहे थे कि फौज से मुतालबा किया था अपनी हुकूमत में मुदाखलत का, देखिए वो एक आदमी के फरमाइश पे तो फौज जो है मूव नहीं कर सकती, और उसको अभी जरूरत भी नहीं है। इकोनॉमिक सूरत हाल जो है वो देख के और मामला को देख के फैसला होता है। और ना तो अभी गवर्नमेंट से कोई लड़ाई हुई है फौज की, ना कोई उन्होंने कोई नापसंदीदा करार दिया है प्राइम मिनिस्टर को तो वो माशाल्लाह लगाने बैठ जाएंगे, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। 2 दिन पहले आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ने एक फंक्शन में खड़े होकर तकरीरें की और एक दूसरे पर एतमाद का इजहार किया है, तो अब कैसे मुमकिन है एक शख्स की फरमाइश में नहीं लगाया जा सकता माशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर हसन साहब। ताहिर साहब जो इंतहाई अहम इंकिशाफ हो गयो तो सिंध में जेका इंसामी जोड़ जेका है उनमें ख़ुसूसन जेके 9 ज़िलनि जे क़याम जे हवाले सां इंकिशाफ कयो आहे, त पीपल्स पार्टी में ज़ाहिर है वॾी तादाद में माण्हू शामिल थिया आहिनि, त कंहिंखे एकोमोडेट करणो किथे आहे, कीअं नाहे करणो, इहे मसइला साम्हूं अचनि था, सीटूं पैदा करणियूं आहिनि, त इहो हिकिड़ो इंकिशाफ आहे त नवां ज़िला जेके आहिनि उनजे क़याम जे हवाले सां अॻिभराई थिए पई। ऐं पीपल्स पार्टी ज़ाहिर वॾी पार्टी आहे, इख़्तिलाफ़ थियनि था, तनक़ीद थिए थी, पर अमन जेको अॼु पीपल्स पार्टी जे लाइ ॿीहर सवाल बणिजी उथियो आहे त अमन जो क़याम आख़िर उन में नाकामी छो थी थिए, ऐं जेके सिस्टम्स आहिनि उन्हनि खे ख़तमु छो नथो कयो वञे। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पए थो, इजाज़त ॾींदा, अल्लाह भाई।